हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं अर्पित खरे आप सभी का एक्सपी क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज हम क्लास 12th के फिजिक्स के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, जिन्हें अपन को परीक्षा की दृष्टि से पढ़ के ही जाना है, इन्हें अपन को छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण साबित होंगे, उनकी चर्चा करेंगे। सभी टॉपिक को अपन ने लिख लिया है और हर टॉपिक के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। कोई भी टॉपिक अपना यहाँ पे वो छूटा नहीं जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो। तो परीक्षा की दृष्टि से जितने भी आपके टॉपिक हैं वो वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के जो टॉपिक हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के क्वेश्चन हैं, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप के डेरिवेशन है, उन सभी को यहाँ पर लिया गया है। आपको परीक्षा से पहले इनको तो देख कर ही जाना है। तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो आपका चैप्टर है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र। तो आपको वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र में क्या क्या पढ़ के जाना है, तो सुनिए। वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र वाले चैप्टर में आपको पढ़ के जाना है सबसे पहले कूलाम का नियम, इसे नहीं छोड़ना है, ठीक है। फिर कूलाम के नियम में क्या क्या पढ़ना है, तो कूलाम के नियम का आपको वेक्टर रूप पढ़ना है। क्या पढ़ना है? वेक्टर फॉर्म हमेशा आता है आपका 1 नंबर का या दो नंबर का, ठीक है। उसके बाद आपको पढ़ना है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र में आपको क्या पढ़ना है? वैद्युत क्षेत्र की जो आपकी तीव्रता है, यह आपकी कैसी राशि है, इसका विमीय सूत्र, इसके बारे में आपको बढ़िया तरीके से पढ़ लेना वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बारे में, ठीक है। फिर आपको क्या करना है? फिर आपको पढ़ना है आपको वैद्युत द्विध्रुव। जब आप वैद्युत द्विध्रुव पढ़ेंगे तो वैद्युत द्विध्रुव में आपको पढ़ना है, आपको वैद्युत द्विध्रुव में आप पढ़ेंगे कि वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपने पढ़ लिया। उसके बाद आप पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता जब आपका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण का अक्षीय स्थिति में, ठीक है। फिर आप पढ़ेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की निरक्षीय स्थिति में। तो क्या पढ़ना है आपको? आपको पढ़ना है अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है, ये आपका डेरिवेशन है। फिर आपको क्या पढ़ना है? निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ये भी आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है। ये दोनों तो आते ही रहते हैं और बड़े नंबर में आते हैं। ऐसा नहीं है कि आपका एक छोटे मोटे नंबर में आ रहे हो, नहीं, ये आपके बड़े नंबर में आते हैं, ठीक है। इसके बाद आपको क्या पढ़ना है? इसके बाद आपको पढ़ना है वैद्युत फ्लक्स। वैद्युत फ्लक्स आपको पढ़ना है, वैद्युत फ्लक्स। जब आप वैद्युत फ्लक्स पढ़ लेंगे तो वैद्युत फ्लक्स के बाद फिर आपको क्या पढ़ना है, जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो है आपकी गॉस की प्रमेय। क्या पढ़ना है? गॉस की प्रमेय। जब आप गॉस की प्रमेय पढ़ेंगे तो फिर गॉस की प्रमेय के आपके अनुप्रयोग पढ़ने हैं आपको। तो गॉस की प्रमेय के आप अनुप्रयोग में क्या क्या पढ़ेंगे, तो गॉस की प्रमेय के आपके 2 अनुप्रयोग बहुत ज़्यादा फेमस है। तो एक आपका लंबे तार वाला आपका अनुप्रयोग है, जिसमें वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर आता है। एक ये वाला डेरिवेशन अपन को पढ़ के जाना है। और एक आपको अनंत आवेशित लंबी समतल चालक के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर σ/2 एप्सिलॉन नॉट, ये वाला। तो अपन को ये दोनों डेरिवेशन पढ़ के जाने हैं, ठीक है। गॉस, देखो इसमें पढ़ना क्या क्या है? कूलाम का नियम, कूलाम के नियम का वेक्टर रूप, वैद्युत क्षेत्र के बारे में पढ़ना है, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत द्विध्रुव की निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, वैद्युत फ्लक्स, गॉस की प्रमेय। गॉस की प्रमेय क्या थी आपकी? तो गॉस की प्रमेय जो आपकी थी वो क्या थी आपकी, कि गुजरने वाला जो आपका वैद्युत फ्लक्स होगा वो Q/ε0 की क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। इसके बाद आपको गॉस की प्रमेय के अनुप्रयोग, जो आपके 2 अनुप्रयोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, अनुप्रयोग तो 3-4 हैं, लेकिन जो आपके 2 अनुप्रयोग बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण, जो परीक्षा में बहुत ज़्यादा आते हैं, एक आपका ये हो गया E बराबर 1/2 पाई लैम्डा अपॉन आर, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा अपॉन आर। एक दूसरा आपका E बराबर σ/2 एप्सिलॉन नॉट। ये क्या है? ये आपका अनंत आवेशित लंबे सीधे तार के कारण है और ये आपका अनंत आवेशित लंबी अचालक प्लेट के कारण है, ठीक है। तो ये अपने को दोनों पढ़ लेने हैं। फिर इसके बाद अपन आएंगे चैप्टर 2 की तरफ। चैप्टर 2 में क्या है? स्थिर वैद्युत विभव तथा आपका धारिता। तो स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता में आपको क्या पढ़ना है, तो आप देखिए। तो स्थिर वैद्युत विभव में आपको सबसे पहले पढ़ना है वैद्युत विभव की परिभाषा। वैद्युत विभव की परिभाषा पढ़ने के साथ साथ आप पढ़ेंगे इसका मात्रक पढ़ने के साथ साथ आप इसकी विमीय सूत्र आप निकाल लेंगे तुरंत, ठीक है। विमीय सूत्र निकालेंगे। फिर आप क्या पढ़ेंगे? फिर पढ़ेंगे आप विभवांतर, ठीक है। फिर आप क्या पढ़ेंगे? फिर आप पढ़ेंगे विभव प्रवणता। विभव प्रवणता के बारे में आप एक चीज बहुत ध्यान रखेंगे, यह एक आपकी सदिश राशि है और ये आप जरूर ध्यान रखिए। विभव प्रवणता कैसी राशि है? सदिश राशि। ये परीक्षाएं बहुत बार आ चुका है। तो विभव प्रवणता पढ़ेंगे। विभव प्रवणता एक कैसी राशि है? एक सदिश राशि है। फिर उसके बाद विभव प्रवणता के पदों में आप कैसे लिख सकते हैं? वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को आप उसे लिखेंगे। और ये जो आपका वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है, इसको आपको, ये कॉन्सेप्ट आपको बढ़िया तरीके से पढ़ना है, वैद्युत स्थितिज ऊर्जा, ठीक है। इसके बाद अपन पढ़ेंगे आगे संधारित्र। तो सुनिएगा, संधारित्र में आपको क्या पढ़ना है? तो संधारित्र में अपने को पढ़ना है संधारित्र की धारिता, ठीक है।
फिर क्या पढ़ना है, फिर अपन को पढ़ना है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। क्या पढ़ना है, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। ये आपका डेरिवेशन है। संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती कितनी, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे D। फिर अपन को पढ़ना है कि ये किस किस पर निर्भर करती है। फिर अपन को दूसरा डेरिवेशन पढ़ना है कि समांतर प्लेट आपकी संधारित्र ऐसा है, उसके बीच अगर आप परावैद्युत पदार्थ की एक अगर पतली पट्टी रख दें तो आपकी धारिता कितनी होती है। तो ये वाला डेरिवेशन आपको पढ़ना है। एक ये डेरिवेशन है कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता C बराबर A एप्सिलॉन नॉट बटे D। तो ये दोनों डेरिवेशन तो अपन को पढ़ के ही जाना है। अगला है आपका टॉपिक ऊर्जा घनत्व। तो ऊर्जा घनत्व क्या है कि एकांक आयतन में जो आपकी ऊर्जा संचित रहती है वो आपका क्या कहलाता है, ऊर्जा घनत्व कहलाता है। ऊर्जा घनत्व की जो आपकी वैल्यू होती है 1/2 एप्सिलॉन नॉट E स्क्वायर। ये अपन को अच्छी तरह से देख लेना, ये भी डेरिवेशन आपका परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऊर्जा घनत्व और यहाँ पर समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब उसके प्लेटों के बीच परावैद्युत पदार्थ की एक पतली पट्टी रखी हो। चलिए आगे चलते हैं। फिर आपको क्या पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है संधारित्रों का समांतर क्रम। फिर पढ़ना है आपको श्रेणी क्रम। तो समांतर क्रम पढ़ना है और आपको क्या पढ़ना है, श्रेणी क्रम। समांतर क्रम में अपन जानते हैं कि क्या करते हैं कि संधारित्रों की जो धारिताएं हैं उनका क्या हो जाता है, योग हो जाता है, तो आपका तुल्य धारिता के बराबर आ जाता है। और श्रेणी में क्या हो जाता है, उनके व्युत्क्रमों का योग करते हैं तो वो आपका तुल्य के व्युत्क्रम के योग के बराबर होता है। ठीक है, चलिए फिर बात करते हैं चैप्टर नंबर 3। जो चैप्टर 3 है आपका वो है आपका वैद्युत धारा या धारा वैद्युत। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले अपन को पढ़ना है वैद्युत धारा क्या है, फिर अपन को पढ़ना है वैद्युत धारा के बारे में। तो वैद्युत धारा के बारे में आप ध्यान रखिएगा, यह है आपकी एक अदिश राशि अभी तो। ठीक है, क्लियर इतना। फिर अपन को पढ़ना है अनुगमन वेग के बारे में। अनुगमन वेग के बाद फिर क्या पढ़ेंगे, अनुगमन वेग के आधार पर, वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। ओम के नियम की व्युत्पत्ति। ठीक है, तो अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। फिर क्या पढ़ेंगे आप, अनुगमन वेग और धारा में संबंध। अनुगमन वेग धारा में संबंध क्या था आपका, अनुगमन वेग धारा में संबंध, तो ये था आपका तो I बराबर NEAVD। तो आपको ये जो चीज़ है आपको अच्छी तरह से, एक ये डेरिवेशन अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति, और एक ये अनुगमन वेग के आधार पर धारा, अनुगमन वेग और धारा में संबंध, ये अपन को अच्छी तरह से रट से लेने हैं बिल्कुल। ठीक है, धारा घनत्व के बारे में पढ़ना है, ये जानना है कि धारा घनत्व आपकी कैसी राशि, धारा घनत्व आपकी सदिश राशि, इसे कैसे प्रदर्शित करते हैं, जैसे प्रदर्शित करते हैं। इसमें इसका जो आपका मात्रक होता है, इसका मात्रक अपने को ध्यान रखना है, इसका विमीय सूत्र अपने को ध्यान रखना है। ये जैसे आपका टॉपिक है वैद्युत धारा, तो वैद्युत धारा आपको कैसी राशि, सदिश अदिश राशि है। ठीक है, और अनुगमन वेग के बारे में अपन को पढ़ लेना है। अनुगमन वेग के आधार पर ओम की नियम की व्युत्पत्ति पढ़ लेनी है यहाँ पे, और अनुगमन वेग और धारा में संबंध पढ़ना है। ठीक है, और फिर आपको धारा घनत्व के बारे में पढ़ना है। फिर आ जाता है वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर टॉपिक, वो है आपका ओम का नियम। तो ओम का नियम आपको कैसे पढ़ना है, ओम का नियम आपको पढ़ना है अनुगमन वेग के आधार पर उसका व्यंजक पढ़ना है। ठीक है, क्लियर ना इतना। इसके बाद अपन को पढ़ना है कि प्रतिरोधों का आपका श्रेणी क्रम, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम। फिर आपको पढ़ना है प्रतिरोधों का समांतर क्रम। तो ये दोनों आपके डेरिवेशन है। ठीक है, आपके यहाँ पे डेरिवेशन कौन कौन से, अनुगमन वेग के आधार पर ओम के नियम की व्युत्पत्ति। ठीक है, अनुगमन वेग और धारा में संबंध, ओम का नियम। ओम का नियम आपको कैसे पढ़ना है, अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम पढ़ना है। फिर अपन को क्या पढ़ना है, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम पढ़ना है। फिर अपन को क्या पढ़ना है, प्रतिरोधों का समांतर क्रम पढ़ना है। इन चीजों को छोड़ के नहीं जाना है। ठीक है, चलिए आगे चलेंगे। ठीक है, प्रतिरोध के बारे में पढ़ लिया अपन ने। ठीक है, प्रतिरोध के साथ फिर अपन क्या पढ़ेंगे, इसके बाद अपन पढ़ेंगे विशिष्ट प्रतिरोध। क्या पढ़ेंगे, विशिष्ट प्रतिरोध, मात्रक विमीय सूत्र विशेष रूप से ध्यान रखना है। फिर क्या पढ़ेंगे, गतिशीलता। फिर क्या पढ़ेंगे, चालकता। फिर क्या पढ़ेंगे, विशिष्ट चालकता। तो ये आपको इसके अंतर्गत ये जो टॉपिक है ये अपन को पढ़ के जाने हैं अच्छे से। ठीक है, इतना क्लियर। फिर इसके बाद अपन पढ़ेंगे प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध में जो आपका संबंध होता है रो बराबर RA/L। ठीक है, चालकता अपन ने बता दी कि चालकता पढ़नी। इसके बाद किरचॉफ के नियम। तो किरचॉफ के नियम के पास आ जाते हैं। तो किरचॉफ ने 2 नियम दिए थे, एक आपका किरचॉफ का पहला नियम, एक आपका किरचॉफ का दूसरा नियम। पहले नियम के बारे में बहुत डिटेल में आपको पढ़ना है कि आपका आवेश संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है। ठीक है, क्या पे काम करता है, आवेश संरक्षण के सिद्धांत पे काम करता है। इसके नाम क्या क्या है, तो इसका नाम है धारा का नियम, और दूसरा नाम क्या है, इसका नाम है
धारक नियम, संधि का नियम, ठीक है। तो इस तरह से इसके दो नाम और हैं, ठीक है। और अगर हम बात करें इसका, तो इसका नाम होता है बंद पास का नियम, ठीक है। और इसका दूसरा नाम क्या है, तो दूसरा नाम है इसका वोल्टता का नियम, ठीक है। और ये जो है आपका ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत पर काम करता है, तो ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, ठीक है। अब बात आती है इसके बाद आपको ब्रिजेस पढ़ने हैं। तो पहला आपका ब्रिज है आपका व्हीटस्टोन सेतु। तो व्हीटस्टोन सेतु के बारे में क्या था कि इंग्लैंड के एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था प्रोफेसर व्हीटस्टोन, और उन्होंने 4 प्रतिरोधों को समांतर क्रम में श्रेणी क्रम में जोड़कर एक बढ़िया सा चतुर्भुज बनाया। फिर उन्होंने बताया कि किन्हीं 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों का अनुपात शेष 2 संलग्न भुजाओं के प्रतिरोधों के अनुपात के बराबर होता है। बढ़िया से उन्होंने व्यवस्था बनाई। उन्होंने कहा जब धारामापी में अविक्षेप की स्थिति वगैरह वगैरह, तो आपको ये सब चीजें अपन को व्हीटस्टोन सेतु में पढ़ लेनी है ध्यान से। व्हीटस्टोन सेतु पर क्या होता है, तो किरचॉफ का नियम लगता है, ये आपको ध्यान रखना है। मीटर सेतु, मीटर सेतु का उपयोग क्या करते हैं कि मीटर सेतु का उपयोग करते हैं अपन किसी भी तार का प्रतिरोध और विशिष्ट प्रतिरोध की गणना करने में, ठीक है। ये आपका प्रैक्टिकल में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है और पेपर में तो आता ही है, इससे सवाल भी आ जाता है, ठीक है। फिर आपको क्या पढ़ना है, विभवमापी। विभवमापी से एक सवाल जरूर आता है, ये आप ध्यान रखिएगा, चाहे छोटा सा सवाल कहीं ना आ जाए। तो विभवमापी, मीटर सेतु, व्हीटस्टोन सेतु, किरचॉफ का नियम, चालकता, प्रतिरोध, अनुगमन वेग, अनुगमन वेग के आधार पर ओम का नियम का व्यंजक, ओम का नियम, धारा विद्युत, ये चीज़ें आपको चैप्टर नंबर, ये जो आपका दिया है चैप्टर जो धारा वैद्युत है चैप्टर नंबर 3, आपको इनमें से ये सब चीज़ें क्या है पढ़नी है। आगे चलेंगे चैप्टर नंबर 4 की तरफ। चैप्टर नंबर 4 मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म, क्या बोलेंगे इसे, चैप्टर 4 गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, ये चैप्टर का नाम है। इसमें अपन को पढ़ना है सबसे पहले बायो सेवर्ट का नियम। क्या पढ़ना है, बायो सावर्ट का नियम। ध्यान रखना है इस चीज को कि बायो सावर्ट का नियम पढ़ना है। बायो सावर्ट ने क्या किया था, है ना, उसने ये बताया था कि आपका जो डीबी है वो होता है आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल साइन थीटा बटे आर स्क्वायर, ठीक है। उसका अपन को सदिश रूप लिखना आना चाहिए। क्या लिखना आना चाहिए, सदिश रूप। और अपन को क्या पढ़ना है, फिर अपन को पढ़ना है कि बायो सावर्ट नियम के जो आपके अनुप्रयोग थे ना, जैसे आपका ये था कि आपको पढ़ना है आपको सीधे व लंबे धारावाही चालक के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। इसमें क्या आ जाएगा, तो इसका जो आपका फॉर्मूला था वो क्या था आपका, म्यू नॉट आई बटे 4 पाई, और ये था आपका साइन फाई 1 साइन फाई 2 बटे ए, ठीक है। तो ये आपका था बी बराबर, ठीक है। और एक आपका अनुप्रयोग और था, तो वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष के अनुदिश चुंबकीय क्षेत्र, तो ये लिख ले रहे हैं, वृत्ताकार धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र। देखना ये देखना आप एग्जाम में देखना सीधे सीधे, एक तो आपका ये वाला डेरिवेशन और नहीं तो आपका ये वाला डेरिवेशन रखा मिलेगा, ठीक है। ये होता है आपका बी बराबर म्यू नॉट एन आई ए स्क्वायर बटे 2a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2। तो इन दोनों में आप देख लेना कोई आपको रखा मिलेगा। ये आपको टेंशन लेने की बात नहीं है, बढ़िया तरीके से आप इसे पढ़िए, बढ़िया सरल आसान आपके डेरिवेशन है। ये सब हमने क्या है 1 शॉट वीडियो में कराए हुए भी हैं। तो अगर आपको कहीं पे कोई दिक्कत हो रही है तो आप वहाँ पे 1 शॉट वीडियो में जाइए और वहाँ पे से आप ये क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, एम्पियर का परिपथीय नियम, ये आपको ध्यान रखना है। एम्पियर का परिपथी नियम आपका 1 नंबर में आ जाता है, कभी कभी आपका 2 नंबर में भी आ जाता है, और कभी कभी वो 3 नंबर में भी दे देता है, और कभी कभी 5 नंबर में तो ऐसा दे देता है कि 1 एम्पियर का परिपथी नियम और एक उसका अनुप्रयोग लगा देता है साथ में। तो एम्पियर का परिपथी नियम आपको पढ़ के जाना है कि बी डॉट डी एल जो है आपका म्यू नॉट इंटू आई के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। और आपको क्या पढ़ना है, एम्पियर के परिपथी नियम के अनुप्रयोग पढ़ने हैं। तो इसके अनुप्रयोग क्या है, तो पहला अनुप्रयोग आपको पढ़ना है कि टोराइड के लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, क्या लंबी परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र, ये आपका एक डेरिवेशन है। और ये आपका आता था बी बराबर म्यू नॉट एन आई के बराबर, ठीक है ना। और टोराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र, टोराइड के कारण चुंबकीय क्षेत्र। आगे चलेंगे, काफी बड़ा चैप्टर है ये आपका।
चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति, तो चुंबकीय क्षेत्र में कण की गति, और उसमें क्या पढ़ेंगे, तो सबसे पहले पढ़ना है आपको R बराबर mv/qb, ये वाला डेरिवेशन थोड़ा सा पढ़ लेना, तैयार कर लेना, क्योंकि इसके ऊपर न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा आते हैं, एक न्यूमेरिकल तो आपको मिलेगा ही, ठीक है। फिर आपको क्या पढ़ना है, फिर आपको पढ़ना है अपने को कि वृत्ताकार पथ में गतिमान आवेशित कण का जो आपका आवर्तकाल है वो कैसे निकालते हैं, तो वो निकल के आएगा 2πm/qb, ठीक है। उसके बाद फिर अपन को पढ़ लेना है कि विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, विद्युत धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, तो ये आपका क्या था, धारावाही चालक पर चुंबकीय बल, तो IBL sin थीटा, तो ये आपको पढ़ के जाना है। फिर आपको क्या पढ़ना है, तो फिर आपको पढ़ना है दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल, तो दो समांतर धारावाही तारों के बीच लगने वाला बल क्या था, F/L बराबर μ0/4π 2I1I2/R। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि जो आपके धारावाही चालक पर अगर आपकी धारा की दिशा समान है तो वो दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे, आकर्षित करेंगे, अगर धारा की दशा क्या है, विपरीत है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, प्रतिकर्षित करेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ इतना, चलिए आगे चलते हैं। और साथ में आपको चुंबकीय क्षेत्र का मात्रक, विमीय सूत्र, ये चीज़ें आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है, इनमें आपको कोई भी लापरवाही नहीं करनी है, ठीक है। चलिए आगे, चल कुंडली धारामापी अपन को पढ़ना है, इसमें चल कुंडली धारामापी विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक समान बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में स्थित धारा लूप पर बल युग्म का आघूर्ण टाउ बराबर NIAB sin थीटा, ये आपका डेरिवेशन है, बहुत बार आया है, ये आप अच्छे से पढ़ेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे धारा मीटर को अमीटर में चेंज करते हैं, धारा मीटर को वोल्ट मीटर में चेंज करते हैं, तो इससे आपको ये दोनों जरूर करने हैं, क्योंकि इससे आपका न्यूमेरिकल बनता है, क्या बनता है, न्यूमेरिकल बनता है, ये जो है आपका डेरिवेशन है, ठीक है। चलिए फिर आपको पढ़ना है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में, कि चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, ठीक है। क्लियर हुआ इतना, तो चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण जब आप पढ़ लेंगे, फिर उसके बाद आप चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में अपन जानते हैं कि ये आपका M बराबर IA होता है ना, अगर कुंडली में N फेरे हैं, फिर उसके बारे में सब चीज़ें आपको, मतलब उसका विमीय सूत्र, आपको उसका जो भी उसकी डिटेल है अच्छे से आपको खंगाल के जानी है चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण की। आगे चलेंगे, आपका अगला जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 5, बहुत ही छोटा और स्वीट सा चैप्टर है, चुंबकत्व एवं द्रव्य। इसमें आपको ज़्यादा पढ़ना नहीं है, बहुत कम चीज़ें पढ़नी है। आपको चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ लेना है, चुंबकन की तीव्रता पढ़नी है, चुंबकशीलता पढ़नी है, नति कोण पढ़ना है, इसी को अपन नमन कोण भी कहते हैं। एक न्यूमेरिकल यहाँ से टपक के जाता है हर साल, ठीक है। और आपको क्या पढ़ना है, आपको पढ़ना है दिक्पात कोण, ठीक है। बस इतना ही पढ़ना है इसमें आपको और ज़्यादा चीज़ें, ज़्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको इसमें ज़्यादा पढ़ने की भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। फिर बात आती है, अगला चैप्टर है आपका वैद्युत चुंबकीय प्रेरण, यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। यहाँ से आपकी शुरू होती है कहानी और अच्छी और इंटरेस्टिंग चैप्टर है बहुत ज़्यादा, और ये बहुत ज़्यादा नंबर का आता है, ठीक है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपको पढ़ना है सबसे पहले चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है, ठीक है, उसका मात्रक, ठीक है, उसका विमीय सूत्र, तो जो भी चीज़ें चुंबकीय फ्लक्स से रिलेटेड है वो आपको पढ़ लेनी है, ठीक है। फिर आपको पढ़ना है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण की घटना क्या है। फिर आपको फैराडे ने जो 2 नियम दिए थे ना, वो दोनों नियम पढ़ने हैं आपको। फिर आपको लेंज का नियम पढ़ना है, ठीक है, तो ये आपको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद आप क्या पढ़ेंगे, इसके बाद आप पढ़ेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम, ठीक है। इसके बाद आप पढ़ेंगे फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। फिर क्या पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे आप स्वप्रेरण। स्वप्रेरण क्या होता है कि आपका एक ही कुंडली में होता है, ठीक है। अन्योन्य प्रेरण के लिए अपन को 2 कुंडली की जरूरत पड़ती है, ठीक है। तो क्या होता है कि एक कुंडली में धारा की मान में परिवर्तन करते हैं, तो दूसरे कुंडली में जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है वो क्या हो जाता है, उत्पन्न हो जाता है, ठीक है। तो ये आपका अन्योन्य प्रेरण है, स्वप्रेरण है, फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम है। तो ये आपको इसमें अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है, ठीक है ना। फ्लेमिंग के दाहिने हाथ का नियम, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, दोनों आपको पढ़ने हैं, ठीक है। चलिए आगे चलेंगे, लेकिन दाहिने का तो बहुत ज़्यादा जरूरी है, वो भी पढ़ना है। अब बात आती है चैप्टर नंबर 7, अल्टरनेट करंट। अल्टरनेट करंट यानी प्रत्यावर्ती धारा। सबसे पहले अपन को प्रत्यावर्ती धारा के बारे में समझना है, इसकी इक्वेशन समझनी है कि इसकी इक्वेशन किस फॉर्म में होती थी। इसकी इक्वेशन साइन या कॉस के फॉर्म में होती है। ये चलती कैसे, तो आपकी कुछ इस तरह से ग्राफ में रहता है, ठीक है। और प्रत्यावर्ती धारा होती क्या है, तो ऐसी धारा है कि जिसका परिमाण जो है आपका, उसकी जो धारा की दिशा और आप कह सकते हैं कि उसका जो आपका मान है वो क्या होता है, बदलता रहता है। एक आधे चक्र में कुछ और, तो अगले आधे चक्र में कुछ और, मतलब दिशा इसकी बदलती रहती है। प्रत्यावर्ती धारा परिपथ अपन को क्या पढ़ना है, तो इसमें धारा परिपथ में आपको आर परिपथ पढ़ना है, आर परिपथ पढ़ना है। फिर आपको एल परिपथ पढ़ना है,
फिर आपको सी परिपथ पढ़ना है, फिर आपको आर सी परिपथ पढ़ना है, फिर आपको एल सी परिपथ पढ़ना है, फिर आपको एल सी आर परिपथ पढ़ना है, ठीक है ना, और फिर आपको एल आर परिपथ पढ़ना है। एक बात का विशेष ध्यान रखेंगे कि जो आपके इंपॉर्टेंट इनमें सबसे ज्यादा तो एल सी आर परिपथ, एल सी आर परिपथ की आपको प्रतिबाधा याद होनी चाहिए, बिल्कुल मुखादर, है ना। जेड बराबर अपने क्या होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स एल माइनस एक्स सी का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। प्रतिबाधा, ठीक है, शक्ति गुणांक, ये सारी चीजें, क्या प्रतिबाधा हो गया, आपका शक्ति गुणांक हो गया, ठीक है, ये अपन को क्या करना है, इसमें पढ़ना है। आगे चलेंगे, अभी आगे और टॉपिक लिखे हुए हैं मैंने। फिर आपको पढ़ना है एसी जनरेटर, क्या एसी जनरेटर या प्रत्यावर्ती धारा जनित्र या डायनमो, ठीक है। तो ये अपन को पढ़ना है, ये किस सिद्धांत पर काम करता है, इसकी क्रियाविधि कैसी होती है, इसकी रचना कैसी होती है, ठीक है। फिर इसके बाद अपन को पढ़ना है ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर में क्या पढ़ना है, ट्रांसफार्मर के टाइप, एक आपका ऊंचाई ट्रांसफार्मर होता है जिसे अपन स्टेप अप ट्रांसफार्मर बोलते हैं। इसका काम होता है वोल्टेज को क्या करना, बढ़ा देना, ठीक है। एक आपका होता है अपचाई ट्रांसफार्मर, तो अपचाई ट्रांसफार्मर का काम क्या होता है, वोल्टेज को कम कर देना। तो आपको ट्रांसफार्मर ऊंचाई और अपचाई दोनों ध्यान रखने। फिर ट्रांसफार्मर में एक चीज और होती है, परिणामन अनुपात। फिर आपको पढ़ना है भंवर धाराएं। फिर आपको पढ़ना है शैथिल्य हानि ट्रांसफार्मर में, ऊर्जा हानि किस प्रकार से होती है। फिर ट्रांसफार्मर आपको पूरा पढ़ना है अच्छे से, ठीक है। ट्रांसफार्मर से हर बार क्वेश्चन आता है, तो इस तरह आप अच्छे तरह से देख के जाइएगा। आगे देखिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, यही बढ़िया प्यारा सा छोटा सा चैप्टर है, इसमें आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना। मैक्सवेल का तरंग सिद्धांत हो गया। फिर आपको पढ़नी है विस्थापन धारा, विस्थापन धारा को ना छोड़ना, ठीक है। फिर आपको क्या पढ़ना है कि वैद्युत चुंबकीय तरंगों के क्या अभिलक्षण और वैद्युत चुंबकीय स्पेक्ट्रम, ठीक है। चलिए, अब आती है आपकी बुक नंबर 2 बुक में है ना आपका ये फिजिक्स का पोर्शन। तो दूसरा बुक है आपका चैप्टर 9 से शुरू होती है, जिसका नाम है आपका ऑप्टिक्स, और ये जो है आपका चैप्टर का नाम है आपका रे ऑप्टिक्स। हिंदी में बोले तो किरण प्रकाशिकी। तो किरण प्रकाशिकी के अंतर्गत अपन को क्या पढ़ना है, देखो परावर्तन तो अपने सिलेबस से हट ही गया है, तो अपने को परावर्तन में अब दिमाग नहीं लगाना है, ठीक है। अपन पढ़ेंगे सीधे अपवर्तन, ठीक है, क्योंकि परावर्तन तो सिलेबस में ही नहीं है, जो सिलेबस में नहीं है तो वो आएगा नहीं पेपर में, ठीक है। तो अपन को पढ़ना है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है। अपवर्तन आ गया, तो अपवर्तन के बाद फिर पढ़ेंगे अपन अपवर्तन के नियम। अपवर्तन का पहला नियम, अपवर्तन का दूसरा नियम। नियम पढ़ लिया अपन ने, नियम के बाद फिर पढ़ेंगे अपन क्रांतिक कोण क्या होता है। क्रांतिक कोण पढ़ लिया, क्रांतिक कोण के बारे में फिर अपन अच्छे से पढ़ेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे अपवर्तनांक और क्रांतिक कोण में क्या संबंध क्या होता है, पढ़ लिया। उसके बाद फिर अपन पढ़ेंगे ये जो घटना है पूर्ण आंतरिक परावर्तन। फिर अपन क्या पढ़ेंगे, इसके अंतर्गत पढ़ेंगे प्रकाशिक तंतु, ऑप्टिकल फाइबर, ठीक है। चलिए, इसके बाद इसमें क्या पढ़ेंगे, इसके बाद अपन पढ़ेंगे लेंस। लेंस के बारे में पढ़ेंगे, उत्तल लेंस के बारे में, अवतल लेंस के बारे में। इनके अपन प्रथम फोकस, द्वितीय फोकस, है ना, और फोकस दूरी, लेंस क्षमता, इन सब के बारे में अपन को पढ़ना है, ठीक है। और अपन को आवर्धन क्षमता, इनके बारे में चर्चा करनी है। इसके बाद बात आती है गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन की बात करते हैं। तो गोलीय पृष्ठों से जो आपका अपवर्तन है, ये जो आपका डेरिवेशन है, ये आपका बहुत ज़्यादा आता है, तो ये आप देख के जाइएगा। इसे किसी भी हालत में अपन को छोड़ना नहीं है, गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन वाले डेरिवेशन को। तो गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन के जो आपके 2-3 डेरिवेशन है, तो वो अपन को अच्छे से पढ़ना है। जैसे मान लीजिए कि आपका आता है कि अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, क्या अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, अवतल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, सूत्र क्या होता है, तो सूत्र मैं यहाँ पे लिखे दे रहा हूँ, म्यू अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू बराबर म्यू माइनस 1/r। अगर हम उत्तल का देखें तो उत्तल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, तो उसका भी सूत्र आपका यही होता है, उत्तल गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन, तो उसका सूत्र भी आपका यही होता है। तो वो भी आपको क्या करना है, तैयार करना है। अवतल और उत्तल ध्यान से एक ना तैयार कर लेना,
दोनों में आंसर आता है सेम, लेकिन अपन को दोनों के तैयार करने, अवतल वाला चित्र बना के तैयार करना है और उत्तल वाले को उत्तल वाला चित्र बनवा के तैयार करना है। और इन दोनों को मैंने बहुत डिटेल में किरण प्रकाश की आपका जो चैप्टर है प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा, 1 शॉर्ट वीडियो है उसका, उसे आप वहाँ से आप कवर कर सकते हैं कि ये जो आपका गोलीय पृष्ठों से अपवर्तन वाला जो चीज़ है उसे आप वहाँ से बहुत डिटेल में समझाया है, तो आप वहाँ से आके इसे कवर भी कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपको पतले लेंस के लिए अपना सूत्र है जो आपका 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ये अपन को बढ़िया तरीके से तैयार रखना है। ठीक है, फिर अपन को क्या है कि फोकस दूरी के लिए जो आपका सूत्र था आपका 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2, तो ये वाला आपको डेरिवेशन तैयार करना है। फिर अपन को क्या है न्यूटन का जो आपका सूत्र है तो वो भी अपन को क्या करना है तैयार रखना है। तो ये जो चीज़ें हैं ये अपन को अच्छी तरह से याद होनी चाहिए, अच्छी तरह से डेरिवेशन क्या है 2-3 बार हाथ से निकल जाए। जब 2-3 बार हाथ से निकल जाएंगे डेरिवेशन तो बढ़िया आपका फ्लो बन जाएगा। और एक बार तो आपका रिवीजन हो ही चुका होगा, तो एक बार और इसे रिवाइज कर लीजिएगा परीक्षा से जाने से पहले, तो आपको मज़ा आ जाएगा जब आप पेपर देखेंगे। तो फिर आपको बात आती है आपको पढ़ना पड़ेगा प्रिज्म, प्रिज्म के बारे में पूरा पढ़ना है। ठीक है, प्रिज्म क्या होता है, ठीक है, फिर इसमें डिस्पर्सन ऑफ लाइट पढ़ेंगे, है ना, फिर आप क्या पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे विचलन के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप विचलन कोण के बारे में पढ़ेंगे कि विचलन कोण क्या होता है भाई, है ना, और फिर आप पढ़ेंगे अल्पतम विचलन कोण क्या होता है, फिर प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप क्या पढ़ेंगे वर्ण विक्षेपण क्षमता के बारे में पढ़ेंगे, फिर आप पढ़ेंगे इंद्रधनुष बनता कैसे है, इसमें कौन कौन सी घटनाएं इन्वॉल्व होती हैं, तो ये चीज़ें आप क्या करेंगे पढ़ेंगे। इसके बाद बात आती है फिर पढ़ेंगे आप मानव नेत्र के बारे में, मानव नेत्र में आप कॉर्निया पढ़ेंगे, ठीक है, रेटिना की चर्चा करेंगे, नेत्र लेंस की चर्चा करेंगे, इसकी प्रकृति के बारे में पढ़ेंगे कि नेत्र लेंस की प्रकृति कैसी होती है। ठीक है, फिर आप देखेंगे कि इसमें जो इमेज का फॉर्मेशन होता है वो कैसे होता है, तो पूरी क्रियाविधि आप मानव नेत्र की पढ़ेंगे। और नेत्र बनाना सीखना है, और नेत्र आप ऐसे नहीं बनाएंगे, ऐसे वाला नेत्र नहीं बनाना ना, आप ऐसे नेत्र बनाना है, समझ रहे ना बात आप, ना आपको ऐसे वाला नेत्र बनाना है। हाँ, मानव नेत्र आपको वैसा बनाना है जैसा किताब में बना है, इस तरह से, और जैसा होता है आपका वास्तव में। ठीक है, इस तरह से, ठीक है, समझ रहे हैं बात आप। हाँ, ये कॉर्निया है, इस तरह से आप पीछे रेटिना, अन्य बिंदु, पीत बिंदु, ये सब चीजें आपको क्या है पढ़नी है, अन्य बिंदु, पीत बिंदु। ठीक है, चलिए फिर आप पढ़ेंगे दृष्टि दोषों के बारे में। तो दृष्टि दोष आपके जो आपके सिलेबस में दिए हुए हैं, जैसे मान लीजिए आपका हाइपरमेट्रोपिया है, मायोपिया, और दूरदृष्टि दोष है या दूरदृष्टिता बोलते हैं उसे, है ना, और निकट दृष्टि दोष है, और जैसे मान लीजिए आप अबिंदुकता है। ठीक है, तो ये आपको पढ़ने हैं। तो आपको क्या पढ़ना है, दूरदृष्टि दोष आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है, दूरदृष्टि दोष, निकट दृष्टि दोष, ये तो आप छोड़े ही नहीं। और साथ में आपको ध्यान रखना है कि दूरदृष्टि दोष को अगर अपन को दूर करना है तो अपन को अवतल, ये उत्तल लेंस लगाना पड़ता है, निकट को दूर करना है तो अपन को अवतल लगाना पड़ता है। निकट में क्या होता है कि दूर की वस्तुएं नहीं दिखती, दूर नहीं दिखता है ना, और दूर में क्या होता है पास नहीं दिखता है। इसका नाम दूर का ही पड़ा, इसका नाम दूर इसलिए पड़ा कि इसमें जो प्रतिबिंब है रेटिना से दूर बनता है, और इसमें प्रतिबिंब रेटिना से पहले बनता है, इसीलिए इसका नाम निकट दृष्टि दोष पड़ा। ठीक है, चलिए अब बात आती है अपन को पढ़ना है सरल सूक्ष्मदर्शी, फिर अपन पढ़ेंगे यौगिक सूक्ष्मदर्शी, फिर अपन पढ़ेंगे टेलीस्कोप। टेलीस्कोप, टेलीस्कोप मतलब दूरदर्शी, क्या पढ़ेंगे दूरदर्शी। तो दूरदर्शी में अपन क्या पढ़ेंगे, खगोलीय दूरदर्शी, दूरदर्शी, और फिर पढ़ेंगे आप रिफ्लेक्टेड दूरदर्शी, यानी आप कह सकते हैं रिफ्लेक्टेड टेलीस्कोप, यानी जिसे अपन हिंदी में बोलते हैं परावर्तक दूरदर्शी। ठीक है, क्लियर इतना। फिर आप दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता के बारे में पढ़ेंगे, उसकी दूरी के बारे में पढ़ेंगे, उसकी लंबाई के बारे में पढ़ेंगे। तो आप दूरदर्शी, यौगिक सूक्ष्मदर्शी, इन दोनों को तो आप छोड़ना ही नहीं, क्योंकि ये क्या है कि लॉन्ग में आने की संभावना रहती है। ठीक है, और मानव नेत्र आप पढ़ लीजिएगा, दृष्टि दोष नहीं छोड़ना है बिल्कुल भी, और सरल सूक्ष्म दृष्टि दोष, सॉरी निकट दृष्टि दोष और दूरदृष्टि दोष पढ़ के जाना। ठीक है, आपके परीक्षा के लिए बहुत ज़्यादा आपको कारगर सिद्ध होंगे। ठीक है, अब बात आती है हाइगेंस भाई साहब की। तो हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत आपको अच्छे से बिल्कुल समझ लो, आपको एक तरह से रट लेना है, समझ लेना है।
मैंने तो इसे समझाया है आपको। चैप्टर 10 तरंग प्रकाश की आपका 1 शॉर्ट वीडियो पड़ा हुआ है, प्लेलिस्ट आप चेक करेंगे तो आपको हाइगेंस का द्वितीयक तरंगिका का जो सिद्धांत है बहुत डिटेल में समझाया है, तो आप उसे देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। फिर क्या है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंग जो सिद्धांत है उसका अनुप्रयोग। तो अनुप्रयोग आपके दो हैं, एक आपका इससे अपवर्तन का नियम सिद्ध करना और एक इससे परावर्तन का नियम सिद्ध करना। तो ये दोनों आपके डेरिवेशन है। क्या है आपके डेरिवेशन? तो ये अपन को अच्छे से तैयार रखने हैं। अपवर्तन का नियम और परावर्तन का नियम सिद्ध करना काहे से? हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत से। तो हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत की सहायता से प्रकाश के अपवर्तन के नियम को सिद्ध करना और प्रकाश के परावर्तन के नियम को सिद्ध करना, ये आपका हाइगेंस की द्वितीयक तरंगिकाओं का सिद्धांत है। और इसमें क्या है आपका, इन दोनों को अपन को क्या करना है, सिद्ध करना है। तो ये अपन को सीखना है अच्छे से, ये आपके बहुत ज़्यादा पेपर में आते हैं। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है प्रकाश का व्यतिकरण। व्यतिकरण की घटना के बारे में पढ़ना है। एक दो आपको नेचुरल फिनोमेना ध्यान रखना है। जैसे नेचुरल फिनोमेना मतलब नेचुरल घटनाएं, जैसे मान लो साबुन की जो बुलबुले हैं वो रंगीन दिखाई देते हैं, इस तरह से। फिर आपको यंग का एक्सपेरिमेंट पढ़ना है, यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। बहुत डिटेल में पढ़ना है आपको यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, मैंने आपको पढ़ा रखा है, 1 शॉर्ट वीडियो आप वहाँ पे देखिएगा तो आपके पढ़े हुए हैं। यंग डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट के बारे में आपको पढ़ना है। ठीक है, उसके बाद अपन क्या करेंगे, इसमें फ्रिंज चौड़ाई, क्या फ्रिंज चौड़ाई के बारे में पढ़ना है आपको अच्छे से। ठीक है, केंद्रीय दीप्त फ्रिंज से आपकी दूरी के बारे में पढ़ना है। ठीक है, इस तरह से आपको पढ़ना है। पर्दे के बारे में, मतलब जो भी चीज़ें यंग से रिलेटेड है आपको पूरा यंग का एक्सपेरिमेंट बढ़िया तरीके से पढ़ लेना है। या तो यंग का एक्सपेरिमेंट आएगा लिखने को, या आपका इसके ऊपर बेस्ड 3 नंबर का सवाल आएगा, ये तो आप कन्फर्म समझिए। ऐसे ही आप यहाँ से देख लीजिए, या तो आपका अपवर्तन का नियम आएगा या परावर्तन का नियम आएगा। अगर ये दोनों नहीं आते हैं तो इसका तरंगिका का सिद्धांत आएगा। यहाँ से 3 नंबर आप अपने पक्के समझिए, बिल्कुल क्लियर इतना। विवर्तन, विवर्तन आपको पढ़ना है सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन के बारे में, मतलब एकल झिर्री द्वारा विवर्तन, एकल झिर्री द्वारा विवर्तन। डेरिवेशन है, अच्छे से ध्यान रखिएगा, एकल झिर्री द्वारा विवर्तन डेरिवेशन है, विवर्तन के टॉपिक में है। केवल एक ही डेरिवेशन है इसमें, तो इसे अच्छे से करके जाइएगा। केंद्रीय उच्चिष्ट, कोणीय उच्चिष्ट, ये सभी आपको क्या करने हैं, इसमें पढ़ने हैं। ठीक है, और अगर आपको समय मिल जाए तो आपको पढ़ लेना है व्यतिकरण और विवर्तन में अंतर। व्यतिकरण विवर्तन में अंतर, डिफरेंस बिटवीन इंटरफेरेंस एंड डिफ्रैक्शन। अब आता है मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर, जिसका नाम है आपका ड्वेल नेचर ऑफ मैटर एंड रेडिएशन, द्रव्य तथा पदार्थ की द्वैती प्रकृति। तो इसमें अपन को क्या पढ़ना है, तो इसमें अपन ध्यान रखेंगे, इसमें अपन को पढ़ना है प्रकाश वैद्युत प्रभाव। व्हाट इज प्रकाश वैद्युत प्रभाव? तो सबसे पहले अपन को प्रकाश वैद्युत प्रभाव की डेफिनेशन पढ़नी है। फिर अपन को दहली आवृत्ति पढ़नी है, दहली तरंग दैर्घ्य पढ़ना है, कार्यफलन पढ़ना है, दहली तरंग दैर्घ्य, कार्यफलन, दहली आवृत्ति, प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इन्हें बिल्कुल छोड़ना नहीं है, इन्हें अच्छे से करना है। इनमें से आपका कम से कम 3 नंबर का तो आएगा ही आएगा, मतलब 2-3 तो आपकी डेफिनेशन ही आ जाएंगी। 3 दिए, 4 दिए ना, 4 में से आपकी 2 डेफिनेशन आनी है, कन्फर्म है एक तरह से, क्योंकि हर साल आते हैं, उसमें कोई कहने वाली बात ही नहीं है। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो आपको आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण पढ़ना है। उसके बाद आपको डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के बारे में पढ़ना है, तो ये आपका डेरिवेशन अच्छे से ध्यान रखिएगा। और आइंस्टाइन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, ये आपको तो बहुत अच्छे से ध्यान रखना है। इसने ये बताया था कि आपकी कोई धातु की प्लेट है, इस तरह से आपका क्या है, प्रकाश इस पर गिर रहा है, तो क्या होता है कि जो ये अपना ऊर्जा है फोटोन, वो एक इलेक्ट्रॉन को दे देगा, तो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा कि यहाँ से बाहर निकलेगा, फिर चौंक लगाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन की जो ऊर्जा है वो 2 तरह से खर्च जाती है ना। तो अपन ने जो ऊर्जा दी वो काहे में खर्च होगी, कार्यफलन में और उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ाने में। फिर काइनेटिक एनर्जी अपन निकाल देते इन टर्म ऑफ ये एंड ये, तो आ जाता था अपना। ठीक है, डी ब्रोगली तरंग दैर्घ्य के बारे में विशेष रूप से पढ़ लेना है आपको। चैप्टर नंबर 12, वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर। आई थिंक ये आपका 10 नंबर का आता है, 8 से 10 का हर साल आता है, तो आप इसे देखिएगा। और इसमें टॉपिक नहीं है ज़्यादा, सबसे खुशी की बात तो ये है, इसमें आपको पढ़ना है केवल रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, हाइड्रोजन परमाणु का बोर मॉडल और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियाँ। ये आप 3 टॉपिक पढ़ लीजिए, आपका कल्याण हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको थोड़ा और मजा से पढ़ना है तो आप पढ़ सकते हैं बोर की परिकल्पनाएं। 3 परिकल्पनाएं दी थी बेचारे, तो 3 और पढ़ लेना आप। ठीक है, बस आपके लिए इतना इस चैप्टर में सफिशिएंट रहेगा। जब आप ये पढ़ेंगे तो इसके साथ साथ आपकी जो एनर्जी का जो आपका सूत्र है,
रेडियस का जो आपका सूत्र है सब कवर हो जाएगा रदरफोर्ड वाले में, बोर वाले में, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम की विभिन्न श्रेणियां। इनमें क्या पढ़ना है, इनमें आपको जो श्रेणियां है ना, लाइमन श्रेणी, ठीक है, बामर श्रेणी, ठीक है, पाश्चन श्रेणी, ठीक है, लाइमन, बामर, पाश्चन, ब्रैकेट श्रेणी, और फिर अपन को क्या पढ़ना है, फुंड श्रेणी, ठीक है। और अपन को ये ध्यान रखना है कि लाइमन श्रेणी अपनी कहाँ मिलती है, तो लाइमन श्रेणी मिलती है अपनी को पराबैंगनी भाग में, बामर मिलती है आपको दृश्य प्रकाश में, पाश्चन, ब्रैकेट और फुंड ये तीनों मिलती है इंफ्रारेड में, अवरक्त भाग में। तो ध्यान रखिएगा, ये आपका यहाँ से आ जाता है। और फिर आपको इनके लिए तरंग दैर्घ्य निकालना, मिनिमम तरंग दैर्घ्य, मैक्सिमम तरंग दैर्घ्य। तो आप जब ये देखेंगे तो इसके साथ साथ आपको पूरा कवर हो जाएगा, ठीक है। ये आपका पूरा टॉपिक है, समझ रहे बात आप। और इस टॉपिक को बहुत ही डिटेल में मैंने वन शॉट वीडियो में पढ़ाया हुआ है, तो आप इसे क्या कर सकते हैं, प्ले लिस्ट से जाकर ये जो आपका चैप्टर है, इसका जो ये टॉपिक है, रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग, हाइड्रोजन का परमाणु का बोर मॉडल, और ये विभिन्न श्रेणियां, इन्हें आप तीनों को क्या कर सकते हैं, बढ़िया तरीके से देख सकते हैं। आपको बिल्कुल एकदम सा मजा सा आ जाएगा उसमें। आगे चलते हैं। न्यूक्लियस, नाभिक, तो इसमें आपको पढ़ना है परमाणु द्रव्यमान संख्या क्या होती है, फिर आपको पढ़ना है एटॉमिक मास यूनिट, ये आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एटॉमिक मास यूनिट। वैसे इंपॉर्टेंट तो सब कुछ है, लेकिन ये जो लिखा हुआ है एटॉमिक मास यूनिट आपको बहुत ध्यान रखना है। सबसे पहले तो आपसे यही पूछ देता है कि एटॉमिक मास यूनिट मात्रक का है, तो एटॉमिक मास यूनिट जो है आपका AMU, ये मात्रक होता है द्रव्यमान का, ठीक है। इससे अपन क्या करते हैं कि जो छोटे छोटे कण होते हैं उनका अपन क्या करते हैं, द्रव्यमान निकालते हैं। जैसे मान लो प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, इनका द्रव्यमान अपन क्या करते हैं, निकालते हैं। फिर अपन को पढ़ना है समस्थानिक क्या होता है, संभारिक क्या होता है, समन्यूट्रॉनिक क्या होता है। इनके उदाहरण जरूर ध्यान रखने, उदाहरण जरूर ध्यान रखने। तो आप इन तीन में से देख लीजिएगा, कम से कम 2 डेफिनेशन आएंगे, 1 2 3 4 5 में से। फिर आपको नाभिकीय बल के बारे में पढ़ना है, फिर आपको बंधन ऊर्जा के बारे में पढ़ना है। क्या पढ़ना है, बंधन ऊर्जा। फिर आपको क्या पढ़ना है, द्रव्यमान क्षति के बारे में। क्या के बारे में, द्रव्यमान क्षति, बंधन ऊर्जा, द्रव्यमान क्षति, ये दोनों आपको विशेष रूप से ध्यान रखने हैं। फिर आपको नाभिकीय विखंडन पढ़ना है और नाभिकीय संलयन पढ़ना है। नाभिकीय विखंडन में आपको पढ़ना है नाभिकीय रिएक्टर, या इसी को अपन बोलते हैं परमाणु भट्टी, ध्यान रखना। और नाभिकीय संलयन में आपको हाइड्रोजन बम तो पढ़ना नहीं है, आपको पढ़ना है नाभिकीय संलयन में सूर्य की अभिक्रियाएं वाला, ठीक है। चलिए, ये भी मैंने क्या है कि बहुत डिटेल में आपको वन शॉट वीडियो में पढ़ा रखा है, तो आप वहाँ से जाके ये कवर कर सकते हैं कि आप AMU को कवर करना है तो AMU कवर कर लीजिए, समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक कवर कर सकते हैं वहाँ से। और वहाँ पर वेरी इंपॉर्टेंट जो आपके न्यूमेरिकल्स हैं वो भी कवर कराए गए हैं, तो आप वहाँ से तो आपका कुछ छूटेगा ही नहीं, तो वहाँ से आप बिल्कुल कवर कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको और वेरी 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 इंपॉर्टेंट कवर करना है तो वहाँ पर आप जाके AMU, समस्थानिक, संभारिक, समन्यूट्रॉनिक, नाभिकीय बल, नाभिकीय विखंडन, नाभिकीय संलयन, परमाणु भट्टी, सूर्य, ये सब आप वहां से क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं। चलते अपन आगे की तरफ, चैप्टर नंबर 14, ऊर्जा बैंड अपन को पढ़ने, ठीक है। ऊर्जा बैंड के आधार पर अपन जब वर्गीकरण करते हैं, चालक, अर्धचालक, अचालक, तो ये अपन को ये तीनों पढ़ने। ऊर्जा बैंड के आधार पर इन तीनों का वर्गीकरण, इनकी जो एनर्जी गैप होता है वो कितना होता है, किस में ज़्यादा होता है, किस में कम होता है। एक तो डेफिनेशन आपकी यहाँ से पक्की है। दूसरा, अर्धचालक अपन को पढ़ना है। अर्धचालक में अपन को पढ़ना है कि भाई P टाइप के अर्धचालक क्या होते हैं, N टाइप के अर्धचालक क्या होते हैं। P टाइप का बनता कैसे, तो P टाइप का बनता है जब अपन 3 संयोजकता वाला मिला देते हैं। 3 संयोजकता वाला कौन होता है, बैगन, आलू, गाजर, इन, थैला, मतलब बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम। N टाइप वाला कैसे बनता है, तो N टाइप वाला जब बनता है जब अपन 5 संयोजकता वाला मिला देते हैं। 5 संयोजकता मतलब NPAS SB BI, ठीक है। तो ये अपन को अर्धचालक विशेष रूप से ध्यान रखना। तो अर्धचालक चाहे P टाइप आ जाए चाहे N टाइप आ जाए, हर बार आता है। ऐसे ही पूछ लेता है कि P टाइप में जो है आपका मुख्य आवेश वाहक कौन होते हैं, है ना, तो इस तरह से आपको पूछ लेता है। फिर आपको पढ़ना है PN संधि डायोड, PN जंक्शन डायोड, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी के ऊपर आधारित हैं आपके आगे वाले टॉपिक्स। फिर आपको पढ़ना है संधि डायोड का हम पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं। फिर अपन पढ़ेंगे अर्ध तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं, पूर्ण तरंग दृष्टिकारी के रूप में कैसे प्रयोग करते हैं। इसके बाद अपने को पढ़ना है LED, LED, ठीक है, लाइट इमिटिंग डायोड। फिर इसके बाद पढ़ना अपने को सोलर सेल। फिर अपन पढ़ेंगे फोटो डायोड, फिर पढ़ेंगे अपन जेनर डायोड, और फिर पढ़ेंगे ट्रांजिस्टर। ध्यान रखना,
और उसके बाद बात आती है वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि आपको 2 नंबर दे के जाएगा, लॉजिक गेट। बहुत ही आसान, आपको एंड गेट, आपको और गेट, आपको नॉर गेट, आपको नॉट गेट, आपको नैंड गेट, ये आपके 5 गेट हैं। 5 तो आपको पढ़ने ही है कम से कम। इनके आपको क्या क्या पढ़ना है, इनको आपको बूलियन व्यंजक पढ़ने हैं, ठीक है। फिर इनकी क्या पढ़नी, इनकी पढ़नी अपन को सत्यता सारणी, सत्यता सारणी। तो इसी के साथ आपका ये जो क्लास 12th का फिजिक्स का वेरी 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 मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप जो क्वेश्चन थे वो आपके क्या हो चुके हैं, समाप्त हो चुके हैं। अगर आप परीक्षा देने से पहले अगर आप इतना देख लेते हैं तो उम्मीद करते हैं कि आपके जो नंबर हैं वो बहुत ही अच्छे आएंगे, आपको एकदम मज़ा आ जाएगा। आप जब पेपर देखेंगे ना, आप पेपर देखिए कुछ नहीं, बिल्कुल मतलब एकदम से आपको हलवा सा लगेगा पेपर। तो इसे आप ज़रूर देख के जाइए। ये जो मैंने आपको टॉपिक बताए हैं, पेपर से पहले अगर आप इन्हें एक बार रिवाइज कर लेते हैं तो आपके लिए बहुत कारगर साबित होते हैं। तो आप बढ़िया अपने नोट्स में, किताब में बढ़िया से टिक लगा लीजिए, और आपको जो जो चीज़ें आपको इसमें इंपॉर्टेंट लग रही वो सब में टिक लगा लीजिए। जो जो आपको मैंने बताई हुई इन सब को टिक लगा लीजिए। जो भी आपको समझ में ना आया हो तो आप हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहाँ पर हर चैप्टर की आपको 1 शॉट वीडियो डली मिल जाएगी। तो वहाँ से आप उन टॉपिक्स को क्या कर सकते हैं, कवर कर सकते हैं।